पाकिस्तान की इकोनॉमी में ना आपको पता है बहुत उतार चढ़ाव हैं, लेकिन उन सबके बीच एक सेक्टर ऐसा है जो बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत खड़ा है, फर्टिलाइजर सेक्टर। अब ये सिर्फ खेतों के लिए खाद नहीं बनाता, बल्कि ये हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है और इन्वेस्टर्स के लिए तो समझें सोने की कान है। तो आइए देखते हैं कि इस बज़ाहिर सादा सी इंडस्ट्री के पीछे आखिर राज क्या छुपे हैं। अब ये जो 40% का फिगर है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुल्क के तकरीबन आधे लोगों का रोजगार सीधा सीधा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री टेक्सटाइल, वो भी तो कपास के बगैर चल ही नहीं सकती। तो सीधी सी बात है, जब ज़राअत पर कोई मसला आता है तो उसका असर पूरे मुल्क पर पड़ता है। तो सवाल यह है कि इस पूरे निज़ाम को चलाता क्या है। देखें, जिस तरह हमें एनर्जी के लिए खाने की ज़रूरत होती है ना, बिल्कुल इसी तरह ज़मीन को भी अपनी खुराक चाहिए होती है। और वो खुराक क्या है? वो है फर्टिलाइज़र यानी खाद। तो हमारा पहला नुक्ता, एक कौम की रीढ़ की हड्डी। ये सेक्टर हमारी फूड सिक्योरिटी यानी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद है। यही यूरिया, डीएपी और एनपी जैसे फर्टिलाइज़र हैं जो किसानों को ज़्यादा पैदावार और बेहतर आमदनी देते हैं। लेकिन अगर ये ना हो तो क्या होगा? ज़रा सोचें, अगर सिर्फ 1 साल के लिए यूरिया की सप्लाई रुक जाए तो हमारी जो मेन फसलें हैं, गंदम, चावल, कपास, उन सब की पैदावार समझें कि आधी रह जाएगी। इसका मतलब है खुराक की शदीद किल्लत और इकॉनमी का जवाल। ये शोबा इतना अहम है। वैसे इस इंडस्ट्री का सफ़र भी बड़ा दिलचस्प है। 60 की दहाई में ग्रीन रेवोल्यूशन ने इसकी बुनियाद रखी। फिर 70 की दहाई में माड़ी गैस फील्ड की दरियाफ्त एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसने लोकल प्रोडक्शन को मुमकिन बनाया। 90 की दहाई में प्राइवेटाइजेशन ने इसमें नई जान डाली और आज ये इंडस्ट्री खुद इन्हिसारी की एक बेहतरीन मिसाल है। तो दूसरा नुक्ता, और ये बहुत अहम है, कुदरती गैस का फ़ायदा। इस इंडस्ट्री की कामयाबी का सबसे बड़ा राज एक ही चीज़ में छुपा है, कुदरती गैस। आइए देखते हैं कैसे। पाकिस्तान की जो सबसे कॉमन खाद है ना, यूरिया, वो बुनियादी तौर पे कुदरती गैस से बनती है। हर 50 किलो के बैग के लिए तकरीबन 1.5 यूनिट गैस लगती है। ये सीधा सा हिसाब इस इंडस्ट्री की पूरी इकोनॉमिक्स की बुनियाद है। और यहीं से असल खेल शुरू होता है। सब कंपनियां गैस की एक ही कीमत अदा नहीं करती। कुछ कंपनियां 1600 रुपये फी यूनिट देती हैं, जबकि जो खुशकिस्मत कंपनियां हैं ना, जिनके पास हमारी फील्ड के पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो वही गैस सिर्फ 600 रुपये में लेती हैं। ये फर्क बहुत बड़ा है। अब ये जो कीमत का फर्क है ना, ये सीधा सीधा प्रॉफिट है। सस्ती गैस वाली कंपनियां हर बैग पर तकरीबन 1200 रुपये इजाफी कमाती हैं। और यही वजह है कि फौजी और फातिमा फर्टिलाइजर जैसी कंपनियां दूसरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा मुनाफा बख्श हैं। तीसरा नुक्ता, कीमतें तय करने की ताकत। सस्ती गैस तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असल जादू है इस इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल में, जिसे हम एक अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट यानी एक गैर तहरीरी मुआहदा कह सकते हैं। ये एक सीधा सादा सौदा है। हुकूमत कंपनियों को सस्ती गैस देती है और उसके बदले में कंपनियां किसानों को आलमी मार्केट से सस्ती खाद बेचती हैं। इसी एक मुआहदे की वजह से पूरी इंडस्ट्री इतनी मुस्तहकम और मुनाफा बख्श है। इस ताकत को ऐसे समझें, लोकल यूरिया का बैग है तकरीबन 4,500 रुपए का, जबकि अगर बाहर से मंगवाएं तो वो 7,000 का पड़ेगा। मतलब ये कि लोकल कंपनियां जब चाहें कीमत थोड़ी बढ़ा सकती हैं और फिर भी वो इंपोर्टेड से सस्ती ही रहेंगी। दूसरा सुतून है डिमांड और सप्लाई का बेहतरीन बैलेंस। पाकिस्तान को साल में तकरीबन 63 लाख टन यूरिया चाहिए और हमारी पैदावारी सलाहियत है 65 लाख टन। इसका मतलब है कि जितना माल बनता है तकरीबन सारा का सारा बिक जाता है, कोई टेंशन ही नहीं है। चौथा नुक्ता, बड़े खिलाड़ियों से मिलें। तो इस मुनाफाबख्श मार्केट पर राज किसका है? सच तो यह है कि ये पूरी इंडस्ट्री सिर्फ चंद बड़ी कंपनियों के हाथ में है। किसी भी नई कंपनी के लिए इस मार्केट में आना समझे कि नामुमकिन है। क्यों? पहली वजह, एक नया प्लांट लगाने पर अरबों डॉलर लगते हैं। और दूसरी, उससे भी बड़ी वजह, नई कंपनियों को गैस का कनेक्शन ही नहीं मिलता। बस इसीलिए पुराने खिलाड़ी ही इस खेल पर हावी हैं। सबसे बड़ा नाम तो है फौजी फर्टिलाइजर का, एफएफसी। सस्ती गैस का सबसे ज्यादा फायदा यही उठाते हैं। इनका डिविडेंड भी जबरदस्त है और अब ये एग्रीटेक और एनर्जी जैसे नए शोबों में भी कदम रख रहे हैं। दूसरा बड़ा खिलाड़ी है फातिमा फर्टिलाइजर। ये सिर्फ यूरिया नहीं बनाते, बल्कि इनकी प्रोडक्ट रेंज काफ़ी बड़ी है। इन्हें भी सस्ती गैस का फ़ायदा हासिल है और अब इनकी नज़रें माइनिंग के सेक्टर पर हैं। और तीसरा बड़ा नाम है एंग्रो फर्टिलाइजर। उन्हें हाल ही में सस्ती गैस तक रसाई मिली है, जिससे उनका मुनाफा बढ़ने वाला है। उनकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अपना सारा मुनाफा 100% शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के तौर पर बांट देते हैं। पांचवा और आखिरी नुक्ता, मुस्तकबिल में क्या होगा और क्या खतरात हैं।
तो क्या ये शोबा हमेशा ऐसा ही रहेगा? चलें कुछ आम गलतफहमियों को दूर करते हैं और मुस्तकबिल पर एक नज़र डालते हैं। आजकल एक अफवाह चल रही है कि कंपनियों के पास बहुत ज़्यादा स्टॉक जमा हो गया है और वो इसे एक्सपोर्ट करेंगी। लेकिन हकीकत ये है कि 2-3 महीने का स्टॉक होना एक नॉर्मल बात है। अगर स्टॉक ज़्यादा हो भी जाए ना, तो हुकूमत एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं देती, बल्कि जो महंगी गैस वाले प्लांट्स हैं उन्हें कुछ अरसे के लिए बंद कर देती है। तो एक्सपोर्ट का कोई चांस नहीं। एक और गलतफहमी यह है कि हुकूमत उन कंपनियों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है। ये पूरी तरह सच नहीं है। ये सिस्टम असल में किसान को सब्सिडी देता है। ज़रा सोचें, अगर हुकूमत इन कंपनियों को गैस महंगी दे और आलमी कीमत पर खाद बेचने दे तो क्या होगा? खाद का बैग महंगा हो जाएगा, किसान को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन कंपनी का मुनाफा तकरीबन वही रहेगा। तो असल बात यह है और समझने वाली बात यह है कि ये पूरा सिस्टम किसान को बचाने के लिए बनाया गया है। और जब किसान महफूज रहता है तो पाकिस्तान की ज़राअत और फूड सिक्योरिटी भी महफूज रहती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये शोबा क्या है? क्या ये एक स्ट्रेटेजिक कौमी असासा है जो हमारी फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाता है, या फिर ये एक बहुत ही एहतियात से बनाया गया सब्सिडी का निज़ाम है? शायद सच्चाई यही है कि ये दोनों का एक मिक्सचर है, और यही चीज़ इसे पाकिस्तान की इकॉनमी का सबसे मुनफरिद और ताकतवर सुतून बनाती है। जाता है